बहुत प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। बिरजू उस प्राचीन मंदिर को घने जंगल के बीच खड़ा हुआ देखकर चौंक गया। हे भगवान, इसका मतलब गांव वाले जो कहते हैं वो सत्य कहते हैं। जंगल के अंदर ये तो बहुत ही विशाल मंदिर है। इतना कहकर बिरजू मंदिर के नजदीक गया ही था कि तभी तेज हवा चली और मंदिर का द्वार खुल गया। कुछ ही देर में बिरजू की नजर मंदिर के अंदर रखी हुई एक बड़ी ही विचित्र मणि पर पड़ी। अगले ही पल वो मणि सुनहरी किरणों से जगमगाने लगी और पूरा जंगल रोशन हो गया। लगता है मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। इतना कहकर बिरजू डरता हुआ वहाँ से भाग गया। मोहन खेत में बैठा हुआ मेहनत से काम कर रहा था और उसका भाई सोहन एक वृक्ष के नीचे आराम से बैठा था। भैया, सुबह से लेकर दोपहर हो गई, लेकिन आपने अभी तक हल को हाथ नहीं लगाया। अगर आपको खेत में काम नहीं करना था तो आप आराम से घर पर ही रहते। यहाँ आने की क्या जरूरत थी? ये सुनकर सोहन मुस्कुराने लगा और अपने छोटे भाई मोहन से बोला, तुझे पता है मैं खेत क्यों आया हूँ? अरे अगर घर पर रहता तो पिताजी नाक में दम कर देते। ये पिताजी मुझे कभी समझते ही नहीं। कितनी बार उनसे कह चुका हूँ कि मुझे किसानी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं एक व्यापारी बनना चाहता हूँ। भैया, मत भूलिए कि आपके अंदर किसान का ही खून बह रहा है। हाँ हाँ, जानता हूँ। मुझे अब पिताजी की तरह प्रवचन मत देने बैठ जाना। अरे जरूरी है? पिताजी भी अगर किसान थे तो क्या मैं भी किसान ही बनूं? अरे अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। तभी एक व्यक्ति दौड़ता हुआ वहाँ आया और मोहन और सोहन की ओर देखकर बोला, तुम दोनों भाइयों को तुरंत घर जाना चाहिए। तुम्हारे पिताजी की हालत अचानक से बहुत खराब हो गई है। ये सुनकर मोहन और सोहन घबरा गए और दौड़ते हुए अपने घर की ओर चले गए। घर पर उन दोनों का बूढ़ा पिता चारपाई पर लेटा हुआ करहा रहा था। सोहन तुरंत मोहन से बोला, अरे अब खड़े खड़े शक्ल क्या देख रहा है? जल्दी से वैद्य जी को बुला कर ला। मोहन तुरंत गया और वैद्य जी को बुला कर लाया। वैद्य जी मोहन के पिता के शरीर की जांच पड़ताल करने लगे और बहुत ज्यादा गंभीर हो गए। ये देखकर सोहन थोड़ा क्रोध भरे स्वर में वैद्य से बोला, अरे वैद्य जी, मेरे पिताजी की शरीर की जांच पड़ताल ही करते रहोगे या फिर बताओगे कि हुआ क्या है? अचानक से शरीर में इतनी कमजोरी कहाँ से आ गई? यही संसार का नियम है सोहन। जो आता है वो जाता है और फिर बुढ़ापे से आज तक भला कोई जीत पाया है? तुम्हारे पिता को कोई बीमारी नहीं है। बुढ़ापा इन पर हावी हो चुका है। इसका कोई इलाज नहीं। इतना कहकर वैद्य जी उठकर वहाँ से चले गए। मोहन की आंखों में आंसू आ गए और वो अपने पिता का हाथ पकड़कर बोला, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। हम आपका दूसरे गांव में जाकर इलाज करवाएंगे। ये सुनकर मोहन के पिता मुस्कुराने लगे। मेरा छोटा बेटा, मेरा प्यारा बेटा, बचपन से ही मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है। लेकिन बेटा, वैद्य जी ने बिल्कुल सही कहा। बुढ़ापे से आज तक कौन जीत पाया है? आज अचानक से मुझे कमजोरी महसूस होने लगी। ये तो अच्छा है कि गांव का एक व्यक्ति यहाँ से गुजर रहा था तो उसने मुझे देख लिया और तुम दोनों को बुला लाया। लेकिन जरूरी नहीं है कि किस्मत बार बार मेहरबान रहे। ये सुनकर सोहन चौंक गया और अपने पिता का हाथ पकड़कर बोला, पिताजी, ऐसी बातें करके हमें और दुख मत पहुंचाइए। आप कहीं नहीं जाने वाले। देखना, आप 100 साल से ज्यादा जिएंगे। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। देखो, मैंने अपने जीवन में कुछ कमाया हो या नहीं, पर सम्मान बहुत ज्यादा कमाया है। मैंने अपने जीवन में कभी गलत काम नहीं किया और यही संस्कार मैं तुम दोनों को देना चाहता हूँ। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। और मेरी दूसरी कमाई है मेरा खेत, जो है 5 बीघा। आज से 2.5 बीघे खेत का मालिक मोहन होगा और 2.5 बीघे खेत के मालिक होगे तुम, यानी सोहन। सोहन की आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर बाद वो दोनों भाई वहाँ से चले गए। समय ऐसे ही बीतने लगा और कुछ दिन बाद उनके पिता इस संसार को छोड़कर चले गए। कुछ दिन बाद वो दोनों भाई मुंह लटकाए अपने घर के बाहर बैठे थे कि तभी उनका पड़ोसी गंगाराम, जो कि एक बूढ़ा व्यक्ति था, वहाँ आया और मोहन और सोहन की ओर देखकर बोला, होने को तो नहीं टाला जा सकता। जिसे जाना था वो चला गया। अब तुम दोनों बताओ, आगे क्या करना है? मैं तो किसान हूँ और किसान ही रहूंगा।
पिताजी ने जाने से पहले 2.5 बीघा जमीन मुझे सौंपी थी, तो मैं उतनी ही जमीन में खेती करूंगा। मुझे किसानी में जरा भी दिलचस्पी नहीं है और मैंने अभी सोचा भी नहीं है कि मुझे करना क्या है। वो सब तो ठीक है, व्यापार का मामला और काम धंधे का मामला अलग अलग है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब तुम दोनों को विवाह कर लेना चाहिए। देखिए गंगाराम जी, ना ही मुझे अभी कोई काम करने की जल्दी है और ना ही विवाह करने की। हाँ, आप चाहे तो मेरे छोटे भाई मोहन के लिए कोई अच्छी लड़की देख सकते हैं और मैं भी चाहता हूँ कि इसका विवाह हो जाए। ये सुनकर गंगाराम चौंक गया। ये कैसी बातें कर रहे हो? बड़े होते हुए छोटे का अगर विवाह हो जाए तो बड़े को लेकर तरह तरह की बातें होने लगती हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं अमीर बनना चाहता हूँ और अमीर बनने के बाद ही विवाह करना चाहता हूँ। जब इंसान बहुत धनवान हो जाता है ना, तो उसके बारे में सबकी एक ही राय होती है कि ये आदमी सर्वश्रेष्ठ है। ये सुनकर गंगाराम कुछ नहीं बोला और मोहन की ओर देखकर बोला, मोहन, जमुना मौसी की पुत्री राधा बहुत ही संस्कारी है और बहुत ही अच्छी है। तुम कहो तो मैं तुम्हारा विवाह उससे करवा दूं। मैंने देखा है कि आप पिताजी के सबसे अच्छे मित्र थे। मैं आपको अपने पिता के समान ही समझता हूँ। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा। मैं तैयार हूँ। ये सुनकर गंगाराम मुस्कुरा दिया। कुछ ही दिनों में मोहन का विवाह राधा नाम की लड़की से संपन्न हो गया। समय ऐसे ही बीतता रहा। एक दिन राधा मोहन से बोली, आखिर आप जेठ जी को ठीक से समझाते क्यों नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा? देखो मोहन, मैं तुम्हारे भाइयों के बीच नहीं आना चाहती, लेकिन मैं देख रही हूँ कि तुम दिन भर खेत में पसीना बहाते हो और जेठ जी दिन भर घर पर बैठे हुए ख्याली पुलाव पकाते हैं। गांव में उनको लेकर तरह तरह की बातें होनी प्रारंभ हो गई हैं। गांव वालों का कहना है कि जेठ जी कुछ करना ही नहीं चाहते और अब तो वे उन्हें एक बोझ कहकर पीठ पीछे उनका मजाक उड़ाने लगे हैं। मैं आज ही भैया से इस बारे में बात करूंगा। अगले दिन मोहन ने सोहन को खेत में बुलाया। क्या बात है मोहन, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? भैया, आपका मन व्यापार करने का है तो मैं आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब आपको कोई काम करना चाहिए, क्योंकि गांव में अब आपका मजाक उड़ने लगा है, जो मुझे और मेरी पत्नी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। चिंता क्यों करता है? मैंने अपनी 2.5 बीघा जमीन लाला राम को बेच दी है। बेच दी? तो अब आप क्या करेंगे? फलों का व्यापार। आज मैं बैलगाड़ी में सुंदर और ताजे फल रखकर राज्य में ले जाऊंगा और उन्हें बेचूंगा। सुना है कि राज्य में फल बहुत अच्छे दामों पर बिकते हैं। भैया, मेरी यही तमन्ना है कि आप बहुत ज्यादा तरक्की करें। अगले दिन से सोहन बैलगाड़ी में सुंदर और ताजे फल रखकर राज्य की ओर रवाना हो गया और वहां जाकर फल बेचने लगा। कुछ ही दिनों में सोहन का धंधा चल निकला और उसके ऊपर धन की वर्षा होने लगी। एक दिन सोहन राज्य के बाजार में बैठा हुआ था कि तभी एक व्यक्ति आया और सोहन से बोला, तुम्हारे फल सारे इलाके में प्रसिद्ध हो रहे हैं। कहते हैं कि अगर ताजा फल चाहिए तो वो केवल तुम्हारे पास ही मिलते हैं। अरे नहीं, मैं तो केवल अच्छे फल बेचने का प्रयास करता हूँ। सेठ लोग तो यूं ही प्रशंसा करते रहते हैं। वैसे आपके वस्त्र बता रहे हैं कि आप जरूर महल के किसी ऊंचे पद पर होंगे। काफी कुशल व्यापारी मालूम पड़ते हो। कपड़े देखकर ही भाप लिया कि मैं महल से संबंधित हूँ। हाँ, तुमने सही कहा, मैं महल में ही काम करता हूँ। ये सुनकर सोहन खुश हो गया और बोला, मैं काफी समय से महाराज से मिलने की सोच रहा था, लेकिन सीधे तौर पर मिलना तो संभव नहीं। अगर तुम मुझे महाराज से मिलवा दोगे तो मेरे व्यापार के लिए बहुत ही फायदेमंद सौदा साबित होगा। आजकल महाराज बहुत चिंतित रहते हैं क्योंकि उनके इकलौते पुत्र राजकुमार की तबीयत कुछ दिनों से बहुत खराब चल रही है और वो बेहोशी की अवस्था में है। इसलिए ज्यादातर समय महाराज उनके कक्ष में ही बिताते हैं। सिंहासन पर अधिकतर उनके मंत्री और राजगुरु ही बैठते हैं, लेकिन आज मंगलवार है और आज महाराज सिंहासन पर जरूर बैठेंगे। अगर तुम्हें मिलना है तो मेरे साथ अभी चलना होगा। सोहन तुरंत तैयार हो गया और वो व्यक्ति सोहन को सीधा राजमहल की ओर ले गया। राजमहल के राज दरबार में राजा सूरज सिंह चिंतित अवस्था में बैठा था। उसके बगल में उसका मंत्री धर्म सिंह बैठा हुआ था। राजा सूरज सिंह ने सोहन की ओर देखकर पूछा, कौन हो तुम? तभी वहाँ खड़ा महल का कर्मचारी बोला, महाराज, ये हमारे राज्य का निवासी है, फल विक्रेता है। ये जिद कर रहा था कि एक बार आपको इससे मिलवा दिया जाए। इसके फल बहुत ही अच्छे और ताजे होते हैं। मेरा परिवार केवल इसके ही लाए फल खाता है, इसी वजह से मैं इसे मना नहीं कर पाया। राजा सूरज सिंह ने सोहन की ओर देखकर कहा, किस गांव के रहने वाले हो तुम? महाराज, हरियापुर गांव। ये सुनकर राजा सूरज सिंह चौंक गया।
क्या तुम उस हरियापुर गांव की बात कर रहे हो जो सुंदर पहाड़ियों के बीच बसा है, जिसके पास ही एक बहुत घना जंगल है? हाँ महाराज। राजा सूरज सिंह ने गहरी सांस ली।